दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे हिंसा का आइडिया हमारे अंदर कैसे आता है, वायलेंस कहाँ पे नैतिक होता है, कहाँ पे अनैतिक होता है, इन सब बातों को आप यहाँ जानेंगे। बैक टू बैक हमारे 3 वीडियो आएंगे। पहले वीडियो में बताएंगे कि हिंसा का विचार हमारे मन में कैसे आता है, हिंसा का विचार कहाँ से आता है, और दूसरे वीडियो में बताएंगे कि हिंसा के रोकथाम के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तीसरा वीडियो आएगा, उसमें बताएंगे कि जीनोसाइड क्या है। हिंसा का एक्सट्रीम लेवल को जीनोसाइड कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंसा का आइडिया हमारे अंदर कैसे आता है, उसका सोर्स क्या है, हिंसा का आइडिया आने का सोर्स क्या है हमारे अंदर। तो पहला जो हिंसा का आइडिया आता है वो मनसा वाचा कर्मणा। सबसे पहले हिंसा का आइडिया मन में आता है, फिर हम वचन में बोलते हैं और फिर हम एक्ट करते हैं। तो आइडिया, स्पीच एंड एक्ट, इन तीनों लेवल पे हमारे अंदर हिंसा आता है। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं कि हम कहीं पे गए और हमें किसी से लड़ाई हो गई, तो वहाँ क्या देखते हैं कि सबसे पहले मन में आता है जहाँ लड़ाई करनी है, या मन में कुछ विरोधाभास आ गया, मन में कोई कन्फ्लिक्ट आ गया, तो हम या लड़ने का सोचते हैं। फिर क्या होता है कि वो फिर लड़ाई पहले वाचिक क्रिया से प्रारंभ होता है, पहले वचन से, पहले हम अब्यूज़ कर दिए उनको, उसके बाद फिर एक्ट करते हैं, उसके बाद हम फिजिकल करते हैं या मेंटली एक्ट करते हैं, उस पर हिंसा करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसका जो हिंसा का आइडिया अभी क्रिएट हुआ मनसा वाचा और कर्मणा से, मन वचन और कर्म से, आइडिया का स्रोत क्या है, उसका स्रोत, उसका सोर्सेज क्या है। यहाँ पे आपको 5 सोर्स बताएंगे कि हिंसा हमारे अंदर कैसे किस किस भावनाओं से आती है। पहला सोर्स क्या है, इनजस्टिस। इनजस्टिस अन्याय से आती है। अगर हम पे कोई अन्याय हुआ है तो हमारे अंदर एंगर आएगा, और जब एंगर आएगा तो हम वायलेंस करेंगे, हम हिंसा करेंगे, क्योंकि हमें वंचितता का सामना वहाँ पे करना पड़ेगा, तो इसीलिए हिंसा पर उतारू हो जाएंगे। कुछ उदाहरण हमारे माइथोलॉजी से हैं, इंडियन माइथोलॉजी, जैसे हमारा महाभारत है, रामायण है, और कुछ हमारे विचारधारा जो आइडियोलॉजी है हमारे, जैसे मार्क्सवाद है, उससे हम लेने का कोशिश करेंगे कि किन अवस्था में हिंसा नैतिक हो जाता है, किन अवस्था में हिंसा मॉरल हो जाता है। तो जैसे देखिए, हम गीता का उदाहरण लेते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि अर्जुन हिंसा करो, क्योंकि अर्जुन जब हिंसा करके युद्ध करता और युद्ध के बाद जो हमारे परिणाम आते, परिणाम अच्छे आते, तो यहाँ पे कृष्ण ने बताया कि अगर हमारा साध्य पवित्र है, क्योंकि युद्ध के बाद परिणाम जो साध्य हमारा आता, रिजल्ट जो आता, वो अच्छा था, वो मानव कल्याण, जन कल्याण के लिए अच्छा होता। तो इसीलिए उस आधार पे कृष्ण युद्ध को नैतिक बताए, और जो साधन था युद्ध को यहाँ पे साधन बताया जाएगा। साध्य के आधार पर साधन नैतिक हो गया। साधन इसलिए नैतिक हुआ, इस पर्सपेक्टिव से नैतिक हुआ कि हमारा साध्य नैतिक है, इसीलिए हमारा साधन नैतिक हो गया। रामायण में ही देखिए, सीता का हरण हुआ और फिर युद्ध हुआ, तो युद्ध को नैतिक बताया गया, क्योंकि एक स्त्री की शुचिता, एक स्त्री की प्रोबिटी का यहाँ पे रक्षा करने का जो हमारे भारतीय संस्कृति में एक चलन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उस आइडियोलॉजी, उस संस्कृति का निर्वहन किए, इसीलिए यहाँ पे हिंसा नैतिक हो गया। तीसरा उदाहरण हम मार्क्सवाद से लेंगे। मार्क्सवाद में क्या देखते हैं कि जब मार्क्स अपना आइडियोलॉजी लिखना शुरू किए तो उन्होंने सबसे पहले समाज को 2 वर्गों में बांटा, एक हैव्स, एक हैव्स नॉट, जिसे हिंदी में कहा जाता है एक सर्वहारा और एक बुर्जुआ। सर्वहारा मतलब हुआ मजदूर क्लास, जिसे हैव्स नॉट इंग्लिश में बोला जाता है, और बुर्जुआ मतलब हुआ हैव्स, जो पूंजीपति वर्ग होते हैं। मार्क्सवाद में मार्क्स ने क्रांति की बात की कि अगर तुम्हारा हक कोई राइट्स नहीं दे रहा है तो तुम हक लड़ने के लिए क्रांति करो, रिवॉल्यूशन करो। और मार्क्स ने बताया कि अगर रिवॉल्यूशन शांतिपूर्ण नहीं हो सका तो उसमें हिंसा जायज़ है। अगला उदाहरण हम हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से लेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता किसे नहीं अच्छी लगती है, स्वतंत्रता हर लोग को अच्छी लगती है, चाहे वह एनिमल हो, इंसेक्ट हो, बर्ड्स हो या ह्यूमन हो। अगर स्वतंत्रता के लिए कोई हिंसा करे, कोई युद्ध करे, कोई फ्रीडम फाइटिंग करे, तो वो वहाँ पे हिंसा नैतिक माना जाता है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार हिंसा नैतिक नहीं है,
लेकिन उसका पर्सपेक्टिव, उसका परिप्रेक्ष्य अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फ्रीडम के लिए, हम अपने स्वतंत्रता के लिए यदि हिंसा करें तो यह जायज़ माना जाएगा। इस स्तर पे आकर हिंसा नैतिक हो जाता है। अब आपने पहला देखा कि अगर हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है तो हमारे अंदर एंगर आएगा और हम हिंसा पे उतर जाएंगे। इस स्थिति में हिंसा नैतिक मानी जाती है, लेकिन कुछ जगहों पे हिंसा अनैतिक मानी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपने हक के लिए ही लड़ते हैं। लेकिन मास लेवल पर अगर वो लड़ें, बृहत स्तर पे लड़ें, तो वहाँ पे नैतिक होती है। लेकिन अगर छोटे स्तर पर एक पहचान के लिए, एक संस्कृति के लिए, एक छोटे छोटे पहचान के लिए, पहचान से यहाँ मतलब है एथिकल पहचान हो सकता है, कल्चरल पहचान हो सकता है। अब पहनावा के लिए अगर लोग लड़ें तो यहाँ पर हिंसा करें पहनावा के लिए, हमारा पहनावा सुप्रीम है, तो अगर इसके लिए अगर हिंसा किया जाए तो यहाँ हिंसा अनैतिक कहलाएगा। दूसरा सोर्स क्या है हिंसा के लिए? तो डोमिनेंस, मतलब प्रभुत्व। डोमिनेंस को मार्क्स ने भी अच्छे से डिफाइन किया है। हम यहाँ डोमिनेंस का एक अलग व्याख्या देने जा रहे हैं। डोमिनेंस में क्या होता है कि डरा के किसी वर्ग को रखा जाता है। जैसे हमारे समाज में हायरार्की है, श्रेणी क्रम है या वर्ण व्यवस्था है कि एक ऊंचा ओहदा पे है, एक ऊंचा जात पे है और दूसरा निम्न जाति का है। तो निम्न जाति के लोग क्या करते हैं कि उच्च जाति के हमेशा प्रभुत्व को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनको धार्मिक रूप से, धर्म ग्रंथों से, सांस्कृतिक रूप से, किसी पहचान के आधार पे, उनके रंग के आधार पे उन्हें छोटा बताया जाता है और फिर ऊपर के वर्ग जो होते हैं वो अपना प्रभुत्व डरा के स्थापित करते हैं। तो इस तरह हमारे भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था जैसे जैसे आज 2500 वर्षों से फल फूल रहा है, यह सिर्फ प्रभुत्व का ही कारण है। अगर प्रभुत्व नहीं होता, डोमिनेंस नहीं होता, तो वर्ण व्यवस्था फलता फूलता नहीं। अगला हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था के बाद पितृसत्ता। पितृसत्ता में हमारे कई धर्म ग्रंथों के द्वारा स्त्री के अधिकार को छीन लिए गए, स्त्री को अधिकार नहीं दिए गए, स्त्री पर कड़ी प्रतिबंध लगाए गए, उन्हें हमेशा कैद करके रखा गया, उन्हें हमेशा पर्दा में रखा गया। ये हमारे कल्चरल डिस्कोर्स का मामला बन सकता है, कल्चरल चर्चा का मामला बन सकता है। जैसे आप 80 के दशक का अगर सिनेमा देखेंगे, उसमें क्या होता था, अगर दो स्त्रियां लड़ रही है, किसी स्त्री के पति आकर एक थप्पड़ लगा दें तो स्त्री शांत हो जाती थी और यह स्वीकार्य था समाज में। जो थप्पड़ लगा दिया और शांत हो गई तो वो पति अच्छा है, पति का बात मानता है। वहाँ पे भी वायलेंस हुआ लेकिन उसे अच्छा माना गया। आज से अगर 20 वर्ष पहले कोई थाने में जाकर कोई स्त्री ये शिकायत करती कि हमारा पति ने एक थप्पड़ हमें मारा है, तो थानेदार कहता कितनी पागल है, अब घर का मामला है, घर में सुलझा लो। स्त्री पर कड़ी प्रतिबंध था, स्त्री का रिस्ट्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन अब जैसे जैसे हमारा समाज खुल रहा है, समाज में जैसे जैसे चर्चा की संस्कृति आ रहा है, कल्चर ऑफ डिस्कोर्स आ रहा है, वैसे वैसे स्त्रियां सशक्त हो रही है, नारियां सशक्त हो रही है। कि वायलेंस तो अब गलत बता दिया गया है। हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्री हो या यूरोपियन कंट्री हो, उन्होंने स्त्री पे डोमेस्टिक वायलेंस को गलत बताया था। तो एक मुफ्ती थे जो मौलाना होते हैं वो इस्लाम के, उन्होंने बताया अगर तुम थप्पड़ नहीं मार सकते तो रुमाल से मारो, लेकिन वायलेंस करो, क्योंकि स्त्री वायलेंस के लिए पैदा हुई है। तो इन सब स्थिति को देखते हुए देखा जाता है कि समाज में डोमिनेंस है तो वहाँ पे फिर हिंसा का भावना आता है, वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सोशल वायलेंस होता है। इस तरह डोमिनेंस भी एक हिंसा का स्रोत। अगला स्रोत हमारा है एब्सोल्यूटिज्म, मतलब निरपेक्षतावाद। निरपेक्षतावाद का अर्थ हम सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं। निरपेक्षतावाद का अर्थ है कि बस एक ही सत्य हो, एक ही सत्ता हो और दूसरे चीज़ की सत्ता नहीं हो। जहाँ पे एक ही सत्य होगा, जहाँ एक ही बात को सबसे सुप्रीम रखा जाएगा, वहाँ पे हमेशा कन्फ्लिक्ट होगा। क्योंकि अगर जब हम एक सत्य को मानेंगे तो वहाँ सहिष्णुता या प्लुरलिटी, मतलब बहुलवाद की संभावना ख़त्म होते चली जाएगी, क्योंकि दूसरे को हम छोटा समझेंगे हमेशा, बस एक सत्य को माना जाएगा। जैसे आप इस्लाम धर्म में देखते हैं, शरिया लॉ में देखते हैं कि उसमें कुरान से बियॉन्ड कुछ माना ही नहीं जाता है, कुरान से आगे कुछ भी नहीं माना जाता, बस कुरान एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है। अब अगला स्रोत हम बताएंगे। अगला स्रोत क्या है हिंसा का? तो सुपरमेसी, मतलब सर्वोच्चता की भावना, जो हम सबसे ऊंचे हैं, ये नीचे है, हमारा पहचान, हमारी आइडेंटिटी जो है वो सबसे ऊंचा है, हमारा खान पान सबसे ऊंचा है। इस तरह की भावना
इस तरह की आइडेंटिटी को अगर ऊंचा किया जाए तो, और दूसरे ने भी पहचान है उनको हीनता के भाव से देखा जाए, तो वहाँ पे भी हिंसा का संभावना बन जाता है। जैसे चीन अपने सोसाइटी को, अपने देश के, अपने प्रतीक को हमेशा सुप्रीम मानता है भारत से, तो भारत के प्रति वो हीनता का भावना स्थापित करेगा। हमारे देश में अंग्रेज आए, अंग्रेज इंग्लिश को इतना सुपीरियर क्यों बना दिए? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि हिंदी भाषा में हीनता का भावना लाने का कोशिश किया। हमें हर जगह पर हर जगह इंग्लिश से एम्प्लॉय भर्ती करने लगे। इससे हुआ ये कि हिंदी पढ़ने की जो कल्चर थी वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी और हिंदी के प्रति हीनता का भावना आना स्टार्ट हो गया। कहीं पे एक चीज़ सुप्रीम है तो दूसरा चीज़ वो हीन दिखेगा। इसीलिए कि सुप्रीमेसी जहाँ पे भी आ जाए, चाहे रेशियल सुप्रीमेसी आ जाए, अमेरिका में देखते हैं रेशियल सुप्रीमेसी है, नस्लीय सर्वोच्चता की अगर भावना है तो वहाँ काले गोरों में हमेशा हिंसा की स्थिति बनी रहती है। अगर हमारे देश के ही किसी कोने में यदि पहनावे को लेकर या किसी जैसे बिहारी पहचान, गुजराती पहचान, मराठी पहचान, ऐसी अगर भावना आ गई तो एक पहचान को सुपीरियर माना जाएगा और दूसरे पहचान को इन्फीरियर माना जाएगा। तो इस इन्फीरियरिटी की स्थिति में हिंसा की भावना उत्पन्न होगी। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे और विभिन्न ऐसे स्थिति हैं जहाँ पे इन हिंसा की भावना आती है, लेकिन जितने प्रमुख थे वो मैंने आपको बताने का कोशिश किया। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि हिंसा को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। हम जो आपको उपाय बताएंगे औरों से अलग होंगे, क्योंकि हम दार्शनिक आधार बताएंगे, हम एथिकल आधार बताएंगे कि हिंसा को कैसे दूर किया जाता है। और उससे अगले वीडियो में आप देखेंगे कि जीनोसाइड क्या है, मतलब हिंसा का चरम स्तर क्या है। तो इस प्रकार इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कोई भी अगर नए टॉपिक से अगर आपको हमारे विचार लेने हो तो इस टॉपिक को कमेंट करें, अपना बहुमूल्य फीडबैक देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।